हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मेहमानों की गहमा गहमी, हंसी मजाक और शोर शराबे के बीच जैसे ही सुनील ने वधू वेश में बैठी कामिनी की उंगली में अंगूठी सरकाई की सारा कमरा तालियों से गूंज उठा। कामिनी ने लजाकर झट धीमे से हाथ खींच लिया और पास खड़े सागर के नथनों से एक गहरी राहत भरी सांस बाहर निकलकर फैल गई। मेहमानों की भीड़ में सागर ने इधर उधर देखा पर प्राची उसे कहीं नजर नहीं आई। उदासी की एक लकीर चेहरे पर खींचने से पहले ही सागर ने उसे भीतर समेट लिया, क्योंकि वह जानता था कि सामने नजर न आने पर भी वह जरूर किसी कोने में छुपी कामिनी की सगाई का सारा कार्यक्रम देख रही होगी। पर उस पल भी किसी अनदेखे झरोखे से प्राची को तलाशती सागर की आंखों को उन अदृश्य पुतलियों में अपने प्रति उबलता घृणा का सैलाब साफ नजर आ रहा था। खिन्नता से मन भर उठा उसका। उसी के कारण तो प्राची अपनी दीदी की सगाई तक में सम्मिलित नहीं हो पा रही है। कमरा फिर हंसी मजाक के ठहाकों से भर उठा था। सुनील की बहन कामिनी के कानों में न जाने क्या फुसफुसाई की आधे घूंघट से झांकता उसका चेहरा सिंदूरी हो उठा और अधरों पर लजीली मुस्कान नाच गई। सागर की दौड़ती दृष्टि क्षण भर को उस लजीले सौंदर्य पर फिसल गई। प्राची, भीड़ में से किसी ने पुकारा तो हड़बड़ाकर सागर बाहर की व्यवस्था देखने के बहाने कमरे से बाहर निकल गया। बरामदे में बैरे मेजों पर प्लेटें सजा रहे थे। सागर उसको देखते ही कामिनी के बाबूजी लपक कर उसके पास आए। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। सांत्वना के हल्के हाथों से उनका कंधा थपथपाकर सागर बाहर निकल गया। कृतज्ञता का बोझ ढोने का उसमें साहस नहीं हुआ। बाहर लॉन में अपेक्षाकृत शांति थी। पछुआ के झोंके से गेट के दोनों ओर लगे बॉटल पॉम के ऊंचे वृक्षों के पत्ते मस्ती में झूम रहे थे। सागर के जलते मन को सुकून सा मिला तो वह बाहरी बरामदे की सीढ़ी पर ही बैठ गया। भीतर के शोर शराबे से दूर उसका मन शून्यता के दायरे बनाने लगा। एकांत का दामन थामते ही चेहरे पर घिर आई उदासी की लकीरों ने उसके सम्मुख अतीत के द्वार खोल उसे भीतर धकेल दिया। नौकरी में उसकी पहली नियुक्ति इसी शहर में हुई थी, जहां न कोई उसका संबंधी था और न ही परिचित। मकान की अलग समस्या थी, क्योंकि इस छोटे शहर में सागर द्वारा हर शर्त मानने के उपरांत भी जब मकान मालिक को पता चलता कि वह कुंवारा है तो सबके दरवाजे बंद हो जाते। होटल में खाना बदोशों की तरह रहते रहते जब वह परेशान हो गया तो उसने अपने अधिकारी से अपनी समस्या का जिक्र किया। फिर उन्हीं की मदद से तीसरे दिन ही उसे अपने बैंक के कैशियर बाबू दीनानाथ के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर एक कमरा किराए पर मिल गया। दीनानाथ जी 4-5 माह में ही अवकाश प्राप्त करने वाले थे। जीवन भर चरमराती आर्थिक व्यवस्था का बोझ अब अवकाश प्राप्ति के करीब उन्हें और भारी लगने लगा था। बीमार पत्नी और ऊपर से 2 युवा बेटियों के ब्याह की चिंता उन्हें हरदम सताती रहती थी। चलो इसी बहाने कुछ अतिरिक्त आय हो जाएगी, यही सोचकर उन्होंने जवान बेटियों के रहते भी सागर के लिए हामी भर दी थी। फिर सागर व्यवहार में भी उन्हें अच्छा लगता था। आरंभ में तो सागर उनके परिवार से कटा कटा ही रहा, पर कुछ ही समय में उसके व्यवहार से आत्मीयता झलकने लगी। तो दीनानाथ जी की पत्नी के साथ उनकी बेटी कामिनी भी अछूती नहीं रह पाई। अब प्रायः ही कामिनी बिना काम भी सागर के पास गपशप मारने आ जाती। साधिकार उसे खरीदारी के लिए ले जाती। संभवतया इसी अधिकार की भावना को परख दीनानाथ जी के आंखों में भी कुछ नए सपने मचलने लगे थे। सागर को आज भी याद है, उस दिन होली थी। विभागीय परीक्षा के कारण वो इस बार घर नहीं गया था। सुबह से ही वो पढ़ाई में लगा था। तभी पीछे से कामिनी ने आकर उसके दोनों गालों पर रंग पोत दिया। होली है कहकर वो भाग गई। पढ़ाई में जुटे सागर को अचानक पड़े व्यवधान से एक क्षण को क्रोध आया, पर दूसरे ही पल कुछ निर्णय ले किताबें बंद कर स्याही अपने दोनों हाथों में उड़ेल उस दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। उसे मालूम था कि अभी कामिनी किसी न किसी कारणवश उधर से अवश्य गुजरेगी। खटखट पैरों की आहट हुई और लाल दुपट्टा जैसे ही सागर को नजर आया वो उछलकर कमरे के बाहर था। एक क्या बदतमीजी है। चेहरे पर रंग का यूं अचानक हमला होते ही लाल दुपट्टा तेजी से लहराया
और सागर पलक झपकते ही जैसे बुत बनकर रह गया। सियाह रंग पुते चेहरे वाली लड़की कामनी नहीं थी, पर उस घबराहट में भी सागर की दृष्टि उन आंखों में जम के रह गई जो सियाह रंग के बीच कमल से खिली थी। पर मकरंद की जगह इस वक्त आग उगल रही थी। मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम? तुम्हारा इतना साहस की? क्रोध की परिणत शायद उसके नयनों से जल बनकर उतरने ही वाली थी कि उसी समय प्रातः भ्रमण से बाबूजी लौट आए। अरे प्राची बेटा, तू कब आई? बेटी को कंठ लगाते ही उनकी दृष्टि पास खड़े सागर पर पड़ी, जो अब असमंजस में था। बेटी, ये सागर है और ये है मेरी छोटी बेटी प्राची। दिल्ली में अपने नाना के घर रहकर बीएससी कर रही है। अरे बिटिया, उसी पल पास आती माँ जी का स्वर सुनाई पड़ा तो नजर बचाकर सागर वहां से खिसक लिया। उस घटना के बाद प्राची से उसकी यदा कदा ही भेंट होती थी। बोलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि प्राची सदैव उसकी उपस्थिति को उपेक्षा की ठोकर से झुटलाने का प्रयत्न करती। पर ना जाने क्यों अब जब भी वो तन्हाई में होता, सियाह चेहरे से दो बड़ी बड़ी आंखें उसे घूरती नजर आती। हाँ, कामनी से ही उसे ये पता चला था कि प्राची अब यहीं रहकर आगे की पढ़ाई करेगी। छोटी बेटी की उपस्थिति आयु से ज्यादा स्वास्थ्य में जर्जर होते पिता को संबल का एहसास करा गई और उपयुक्त अवसर देख उन्होंने कामनी की लजीली स्वीकृति लेकर सागर के सम्मुख उसके विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पर बाबूजी, मैंने तो कामनी को कभी इस दृष्टि से देखा तक नहीं। इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से सागर हड़बड़ा गया। लेकिन कामनी और तुम एक दूसरे को, दीनानाथ जी के शब्द असमंजस के पथ पर लड़खड़ाने लगे तो सागर ने आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। बाबूजी, आप कामनी के साथ मेरे व्यवहार को दूसरे रूप में ले रहे हैं, पर सच मानिए, मैंने कामनी को सदैव एक मित्र और भाई की दृष्टि से देखा है। आप कामनी से पूछ लीजिए, कभी मैंने उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया हो या कुछ कहा हो। पर आपको अगर मेरे खुले व्यवहार से कोई गलतफहमी हुई है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। सागर के स्वर में सच्चाई साफ झलक रही थी, पर कामनी, वो तो पीड़ा से भीगे पिता के स्वर को सागर ने बीच में ही पकड़ लिया। उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगा, आखिर हम मित्र हैं, कहकर सागर हंस दिया। पर दीनानाथ जी के चेहरे से स्पष्ट था कि सुयोग्य मिलने का सपना अचानक टूटने का एहसास उन्हें भीतर तक हिला गया था। पर उनके भीतर पड़े भद्रता के अंश ने बात आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा। ठीक है कहकर वो थके कदमों से चले गए। उसी शाम प्राची से फिर एक बार सागर की भेंट हुई थी। शाम की चाय आज कामनी के स्थान पर उसके हाथों में थी। पर सागर को विस्मय तो तब हुआ जब चाय देकर लौटने के स्थान पर वो उसके सामने पड़ी कुर्सी का सहारा ले इत्मीनान से खड़ी हो गई। आज आप ये नहीं पूछेंगे कि दीदी क्यों नहीं आई? व्यंग का पहला तीर प्राची ने छोड़ा और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही कड़वाहट की समूची गागर ही सागर के कानों में उड़ेल दी। अब पूछने की जरूरत भी क्या है, आपका खेल समाप्त हो चुका है और बाजी सदैव की भांति पुरुष यानी आपके हाथ में है। मैं समझा नहीं। अचानक हुई क्रोध की बरसात से सागर हड़बड़ा गया, पर प्राची को यह सब उसका अभिनय मात्र ही लगा। मैं आप जैसे इंसानों को, जिन्हें इंसान कहना भी इस बहुमूल्य शब्द का अपमान करना है, को समझाना भी नहीं चाहती। पर ये अच्छे से जान लीजिए, कामनी दीदी बहुत भोली हैं, उनको धोखा देना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। पर मेरी बात तो सुनो, सागर ने कहना चाहा, पर तब तक प्राची कमरे से बाहर जा चुकी थी। विवस्ता के घूंट पीकर रह गया हो। क्या कुंवारी लड़की और अविवाहित पुरुष के बीच संबंधों की राह केवल एक ही मंजिल पर जाती है? उस घटना के बाद सागर को उस घर में एक पल भी काटना दुश्वार लग रहा था। दीनानाथ जी की धुंधलाई आंखों में टंगे हुए सपनों की कीलें हर पल उसके सीने में गड़ती सी लगती। उदासी के साए में कांपता कामनी का पीला चेहरा और प्राची की जिह्वा से निकले विष बुझे तीर उसे हर क्षण उस अपराध बोध का एहसास कराते जो उसने किया ही नहीं था। पर परिस्थितियों के इस विषम मोड़ से मुंह छिपाकर भागना भी उसके स्वाभिमानी पौरुष के विपरीत था। फिर माजी तो अभी भी तटस्थ भाव से उस पर अपनी ममता का आंचल फैलाए थी। एक माँ की ममता का मोल ओह कायरता का लिबास ओढ़कर कैसे चुका सकता था? बहुत सोचने विचारने के उपरांत सागर ने अपने बचपन के मित्र सुनील को तार भेजकर बुलाया। सुनील भी सागर की भांति आकर्षक व्यक्तित्व
और अच्छी नौकरी का स्वामी था। सागर और सुनील दोनों एक दूसरे के लिए खुली किताब से थे। सुनील को दरवाजा खोलने आई कामिनी पसंद आ गई थी। फिर सागर की योजना अनुसार दीनानाथ जी से विचार विमर्श करके सुनील और कामिनी की शादी की तिथि भी पक्की हो गई। कामिनी को भी कोई ऐतराज नहीं था। आर्थिक मदद के तौर पर सागर ने बैंक से 50,000 की राशि अग्रिम लेकर दीनानाथ जी के हाथों में सौंप उन्हें गले तक आभार में डुबो दिया। बेटा, तुम्हारे एहसानों का कर्ज हम किस तरह उतार पाएंगे? आगे के शब्द आंसुओं में डूबते इससे पहले ही सागर ने उन्हें दिलासा दिया। बाबूजी, बेटे के साथ एहसान शब्द जोड़कर इस रिश्ते को अपमानित मत करिए। मेरे परिवार में बस हम 2 भाई हैं। एक बहन का अभाव सदैव ही मुझे रहा। इसीलिए जब कामिनी से भेंट हुई तो हृदय का वह रिक्त कोना भी भर गया। अब आप ही बताइए बाबूजी, मेरी कोई अपनी बहन होती तो क्या मैं उसके लिए इतना भी ना करता? अरे, आप यहाँ छिपकर बैठे हैं और उधर दूल्हे मियाँ आपके बिना खाना नहीं खा रहे हैं। अचानक प्राची के तेज शब्दों के प्रहार ने सागर को चौंकाकर यथार्थ में आने को विवश कर दिया। क्षण भर को चेतना शून्य सी दृष्टि उस संगमरमरी चेहरे पर टिकी रह गई जो शोक रंग के सूट में अंगारे सा दहक रहा था। व्यंग के खिंचाव से काली आंखें कुछ और शोक हो गई थी। सागर का मन हुआ पल भर को ही सही वो इन कटोरों में डूब जाए, पर वह जानता था कि उस देहरी के द्वार उसके लिए घृणा के तालों से बंद है। इतना सब होने पर भी प्राची के व्यवहार से स्पष्ट था कि वह अपनी दीदी के दिल तोड़ने वाले को कभी क्षमा नहीं कर सकती। पर सागर ने खुद ही तो बाबूजी से प्रार्थना की थी कि वह इस बारे में कामिनी या प्राची को कुछ ना बताए। पर जल्द ही कामिनी की तरफ से तो उसका यह भ्रम टूट गया। सगाई के 15 दिन बाद शादी थी। घर में पुत्र न होने के कारण सागर ने वह दायित्व भी अपने कंधों पर ओढ़ लिया था। शादी के दूसरे दिन विदाई के समय वो थका मांदा अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि वधू वेश में कामिनी को अंदर आता देख चौंक गया। अरे तुम! तभी कामिनी ने आगे बढ़कर उसके पांव छू लिए। बाबूजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरे कारण आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पगली भरे कण से सागर इतना ही कह पाया था कि वो फिर बोल उठी। मैंने एक साधारण नारी की भांति आपको भी एक साधारण इंसान समझ सपने संजोरे शुरू कर दिए थे। भैया, मुझे माफ कर दो। कामिनी का चेहरा आंसुओं से तर था। पगली, तू मुझे इतना आदर दे रही है और कोई मुझे इंसान भी कहलाने लायक नहीं समझता। उसी समय पीछे से आती हुई प्राची पर सागर की नजर पड़ी और अंदर की उदासी अधरों पर बिखर गई। अनजाने में कहे इन शब्दों का अर्थ पता नहीं कामिनी समझी या नहीं, पर हाँ, कमरे से बाहर निकलते समय एक बार फिर क्षमा पाने की ललक में उसकी पलटी दृष्टि ने ये अवश्य देखा था कि हड़बड़ाहट में प्राची के हाथ से गिरे रुमाल को सागर ने जमीन से उठाकर अपनी पलकों पर सहेज लिया था। कामिनी की विदाई हुए 4 दिन बीत चुके थे। हैरान था सागर की किसी एक व्यक्ति की अनुपस्थिति भी रंगों को यूं फीका कर सकती है। बाबूजी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एक पुराना मित्र मिल गया है, उसी के साथ रहने का विचार है। एक शाम सागर ने अपने विचार पर निश्चय की मुहर लगा दी तो वृद्ध दंपति के जैसे कलेजे दहल गए। बेटा, हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें चाहे जो कह लो, पर यूं छोड़कर तो ना जाओ। माँ जी बिलख उठी थी, पर यह कमजोर होने का समय नहीं था। किसी तरह से समझा बुझाकर सागर ने उन्हें इस बात पर राजी कर लिया कि वो हर इतवार को दोपहर का भोजन उनके साथ करेगा। दूसरे दिन दोपहर के समय सागर जाने के लिए सामान बांध ही रहा था कि कामिनी और सुनील आ गए। हनीमून के लिए जाते समय वे कुछ घंटों के लिए यहाँ रुक गए थे। कहीं जाने का इरादा है क्या? सुनील ने पूछा, पर सब कुछ भांपकर सागर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही कामिनी सीधे प्राची के पास पहुंच गई। प्राची, तुझे मालूम है सागर जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? उत्तर में उपेक्षा से प्राची ने कंधे झटकाए तो कामिनी झल्ला उठी। प्राची, सागर तुझसे प्यार करते हैं। सागर और प्यार व्यंगों का तुड़ीर जैसे अनचाहे ही खुल गया। तुम्हें एक कैसे भ्रम हो गया कि उस जैसा इंसान किसी को प्यार भी कर सकता है? भ्रम नहीं, यह हकीकत है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसका प्रमाण देखा है। कामिनी के स्वर में तेज का स्पर्श आ गया तो प्राची जैसे बिखर उठी। दीदी, कल तक वो तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत के प्रमाण पत्रों के ढेर लगा रहा था,
और आश्चर्य है आज तुम उन्हीं प्रमाण पत्रों में मेरा नाम देख रही हो। क्या ब्याह होते ही तुम्हारी दृष्टि भी बदल गई? याद करो, जब मैं दिल्ली में थी तब तुम ही मुझे अपने और सागर के प्रेम के बारे में ढेर सारी बातें लिखकर नहीं भेजती थी। चुप रहो। बीच में ही कामनी का स्वर तार सप्तक की ऊंचाई छू गया तो क्षण भर को प्राची भी हतप्रभ हो उठी। कुछ पल संयत होने के उपरांत कामनी का स्वर ठोस धरातल से उभरा था। हाँ लिखती थी, पर वो सब एक तरफा था। मैंने उससे प्रभावित हो उसकी मित्रता को प्यार समझने की नादानी कर दी थी। उसने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया जो मर्यादा के परे होता। और जानती हो, सुनील से मेरी शादी करवाने में भी सागर का ही हाथ है, क्योंकि मेरी गलतफहमी और तेरे आरोपों के बाद इस कार्य को पूरा करवाना उसने अपना नैतिक कर्तव्य समझ लिया। इतना ही नहीं, शादी के खर्च के लिए 50,000 रुपए बैंक से अग्रिम लेकर उसने बाबूजी को दिए। प्राची, गलती मेरी थी, पर प्रायश्चित सागर ने किया। कामिनी का स्वर पश्चाताप में भीगा हुआ था। एक के बाद एक अप्रत्याशित बंद दरवाजे खुलते ही प्राची की चेतना जैसे विक्षिप्त हो उठी। ये मैंने क्या कर दिया? अनजाने में कैसा अपराध कर बैठी? कुछ ही देर में सागर चला गया। चलते समय प्राची ने उसके सम्मुख दृष्टि की झोली पसार कर ही क्षमा याचना की चेष्टा की, पर सबसे प्रेम पूर्ण अभिवादन कर जब वह उसकी ओर देखे बिना ही टैक्सी में बैठ गया तो कमरे में आकर बिलख पड़ी। हो माँ, बाबूजी और दीदी का स्नेह ले जाते समय वह उसकी उपेक्षा उसी को लौटा गया था। उस पूरी रात बिस्तर उसके लिए तपता रेगिस्तान बन गया, जिसे हर पल वह अपने आंसुओं से ठंडा करने का प्रयत्न करती रही। पर हृदय के ज्वालामुखी से निकली एक भीषण आग सी सच्चाई सुबह होने तक उसे पूरी तरह गिरफ्त में ले चुकी थी। वास्तव में प्राची सागर से बेहद प्रेम करती थी, और वह प्यार आज का नहीं बल्कि उस दिन का परिणाम था जब रंगों के बीच सागर से उसकी पहली भेंट हुई थी। उसके प्रति कौतूहल तो दीदी के पत्रों में लिखी उसकी प्रशंसा ने ही जगा दिया था, और व्यक्तित्व की पहली छाप घर की देहरी पर पांव रखने के साथ ही उसके हृदय पर पड़ी थी। पर संभवतया अवचेतन में दीदी के प्रति अंकुरित ईर्ष्या के बीज ने यथार्थ में क्रोध का रूप ले अपनी शाखाएं सागर के ऊपर ही फैला दी। फिर दीदी के प्रति बेवफाई के खाद पानी ने उसमें घृणा के फल फूल उगा दिए। पर आज उसे भली भांति एहसास हो गया था कि जिस सामीप्य के इर्द गिर्द वह दूरियों की खाई खोद रही थी, आज उसी से दूर होने की कल्पना भी हृदय को घायल करती जा रही थी। अगले इतवार को सागर आया, पर केवल माँ और बाबूजी के लिए। प्राची सामने होकर भी उसके लिए अनुपस्थित थी। उधर प्राची को सागर के सूने कमरे में भी हर पल उसकी उपस्थिति का एहसास होता था। इस वर्ष होली पर सागर को अपने घर जाना था, अतः 2 दिन पहले ही वह माँ से मिलने आया था। चाय के प्याले के साथ ही प्राची ने कागज का एक मुड़ा टुकड़ा उसकी ओर धीमे से खिसका दिया तो हैरान नजरों और लापरवाह हाथों ने उसे पैंट की जेब तक पहुंचा दिया। पर घर से निकलते ही कागज उसके हाथ में था और एक उदास मुस्कान अधरों पर कि नफरत का कोई नया सिला होगा। पर खुले कागज पर दृष्टि पड़ते ही वह उसे कई बार पढ़ गया। लिखा था, कल शाम को 5 बजे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। प्राची। अजीब उफो में पड़ गया सागर। कल सुबह ही तो घर जाना है उसे, और ये निमंत्रण। रात भर मस्तिष्क और मन का युद्ध चलता रहा, और सुबह उसने घर तार भेज दिया कि काम की अधिकता के कारण वह 2 दिन बाद आएगा। पसोपेश के घेरे में कैद वह दूसरे दिन ठीक समय प्राची के घर पहुंच गया। दरवाजा भीतर से बंद नहीं था, अतः हाथ लगाते ही खुल गया। सामने आंगन में फूलों के ढेर के नीचे रंग बिरंगे गुलाल से बड़े शब्दों में लिखा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ प्राची। गुलाब की खुशबू का मीठा झोंका सागर को एक पल के लिए भीतर तक सराबोर कर गया। पर तभी शंका का नुकीला कांटा अपना सिर उठा बैठा। कहीं उसका उपहास करने का कोई नया षड्यंत्र तो नहीं। अपनी नादानी पर मन ही मन झल्लाकर वो वापस कदम मोड़ने वाला ही था कि 2 कोमल हाथों ने उसके मुंह पर ढेर सारा गुलाल मल दिया। तुम। खुली दृष्टि में एक बारगी विस्मय के ढेरों रंग सिमट आए। सामने मुस्कुराती प्राची खड़ी थी। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सागर का स्वर स्वतः ही कठोर हो उठा, पर उसकी गंभीरता से परे गुलाल से लिखी इबारत की ओर दृष्टि फेंक प्राची फिर हौले से हंसी। यह पढ़वाने के लिए क्या? इतने दिन का अवसाद अचानक ही गर्मी पाकर
जैसे ज्वालामुखी बन फट पड़ा। तो तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? मुझे अपनी नफरत और क्रोध के शोलों में जलाकर चैन नहीं मिला, जो इस तरह मुझे नीचा दिखाने पर तुली हो। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सकते में आ गई प्राची। उसके प्यार के खुले इजहार को इस रूप में लेगा सागर? इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ सोचकर धीमे से उसने फूलों का ढेर एक और खिसका दिया। अब इबारत साफ थी, सागर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी प्राची। कुछ पल को दृष्टि गुलाबी इबारत और प्राची के बीच बने अदृश्य तारों में उलझी रही, पर अगले ही पल ओह दीवानों सा प्राची के कंधे झकझोर रहा था। प्राची, क्या यह सच है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सागर, यह सच है कि पिछले वर्ष तुम्हारे द्वारा लगाए गए रंग ने क्रोध के कुछ छींटे अवश्य उड़ाए थे, पर वह रंग इतना कच्चा नहीं था जो इतनी जल्दी छूट जाता। बस ईर्ष्या के कारण उपजे क्रोध और घृणा के रंगों के बीच में मैं प्यार के रंग को पहचान नहीं पाई थी। प्राची ने सागर के वक्ष में मुंह छिपाते हुए कहा तो प्रसन्नता के वेग में उसने प्राची को अपनी बाहों में समेट लिया। जानती हो प्राची, जब कई रंगों के मिश्रण से एक रंग बनता है तो वह अमिट हो जाता है। समय की बरसात भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारा प्यार भी ऐसा ही है जैसे इंद्रधनुष। प्राची ने उसकी आंखों में झांक कर कहा तो सागर उन पुतलियों में देखता ही रह गया जहां प्यार के सातों रंग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके हाथों की गिरफ्त से छूटने का असफल प्रयास करते हुए प्राची ने कहा, अब छोड़ो भी, और हाँ, यह रंग धो डालो, माँ और बाबूजी बाहर से आते ही होंगे। लेकिन सागर ने उसे और कस लिया, जैसे उसे डर हो कि उसका सपना ना टूट जाए। अपने गाल प्राची के गुलाबी कपोलों पर धीमे से रगड़ते हुए वो हंसा, अच्छा है वो भी हमें एक रंगी देख लें। प्रेम के अनूठे स्वाद में लीन सागर की बंद आंखें दरवाजे पर उसी समय पहुंचे। माँ और बाबूजी की उपस्थिति से एकदम बेखबर थी। उधर इस दृश्य को देख उन वृद्ध आंखों में सपनों का समूचा संसार ही उगाया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।